अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 20 जनवरी 2025 है, सोमवार का दिन है और यूं तो गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका मैं भी तफसील से जिक्र भी आपके सामने करता हूं। और एन इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं आज दिन भर भी ये डेवलपमेंट्स होती रही। फॉर इंस्टेंस गुज़िश्ता चंद घंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल इजाफी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने हलफ उठाया है। ये वही प्रोसेस है जिसे पैकिंग कहा जाता है। इमरान खान ने कई दफा रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए इसे पैकिंग कहा है। जब मैंने लतीफ खोसा साहब के साथ एक दिन पहले डिस्कशन की, उस इंटरव्यू को आप देख चुके हैं, तो वहां पर भी ये टर्म पैकिंग हमने बार बार इस्तेमाल की कि कैसे हाई कोर्ट्स को पैक कर रहे हैं, भर रहे हैं, ताकि वहां से अपनी मर्जी से फैसले हासिल किए जा सकें। और आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो इनको खास करके मोहब्बत और प्यार इसलिए है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पाकिस्तान की वाहिद हाई कोर्ट थी जिसने एक स्पाइनल कॉर्ड दिखाई, इसने हिम्मत की। और वहां 6-7 जज साहिबान ऐसे थे जो शरीफ सरदारी आसिम रजीम के जो अहकाम हैं उनको नहीं मानते थे। तो ये डेवलपमेंट भी जो है आज हुई है। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है जिसका मैं जिक्र करूंगा उसकी अहमियत बड़ी कम है। इस वक्त तमाम दुनिया की निगाहें 20 जनवरी 2025 को वॉशिंगटन के ऊपर मरकूज हैं, जहां प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अब से चंद घंटे में अपना हलफ उठाएंगे। पहले ये हलफ उन्होंने एक पता नहीं लाखों लोगों के सामने लेना था, व्हाइट हाउस के सामने, लेकिन चूंकि बर्फबारी हो रही है गुज़िश्ता मसलसल 24-36 घंटों से यहाँ वॉशिंगटन के अंदर, ग्रेटर वॉशिंगटन एरिया के अंदर, इसलिए रोटेंडा की जो बिल्डिंग है उसके अंदर इसे शिफ्ट कर दिया गया है। और वो जो लाखों लोगों ने उसमें शिरकत करनी थी वो अब उसमें शिरकत नहीं कर सकेंगे। और अब सिर्फ कांग्रेशनल जो मेन जो इनॉग्रेशन है जो दिन के 11 बजे होनी है उसमें कांग्रेस के जो लोग हैं, यानी सेनेट के 100 लोग हैं, उनकी फैमिलीज हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी फैमिलीज हैं, और जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं कांग्रेस के कांग्रेसमैन के, वो उसमें शिरकत कर सकेंगे और सीधा सीधा लोग कर सकेंगे। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग जो हैं वो नहीं कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको आप ट्रांसफर ऑफ पावर कह सकते हैं। एक नया बादशाह जो है वो दुनिया का यहाँ पर अपना एक हलफ उठाएगा और जिसके नतीजे में दुनिया के जो इस वक्त 193 ममालिक हैं, 193 रजिस्टर्ड यूनाइटेड नेशन जो मेंबर स्टेट्स हैं, सबके अंदर होप्स भी हैं, एस्पिरेशंस भी हैं, परेशानी है, एंग्जाइटी है। ये परेशानी चीन में भी बहुत ज्यादा है, जहां की हुकूमत घड़ी घड़ी वॉशिंगटन से राब्ता कर रही है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर कि आगे हमारी ट्रेड वॉर होनी है या आर्मामेंट रेस होनी है, क्या होना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या होगा, बैटरीज का क्या होगा, ट्रेड का क्या होगा, ड्यूटीज का क्या होगा। ये परेशानी अमेरिका के नॉर्थ में कनाडा के अंदर भी है, ये अमेरिका के साउथ में मैक्सिको के अंदर भी है, पूरी लातीनी अमेरिका जो है उसमें ये परेशानी पाई जाती है। ये परेशानी रूस के अंदर भी है, जहां प्रेसिडेंट पुतिन और उनकी टीम को बहुत उम्मीदें हैं कि यूक्रेन के ऊपर कोई हल निकल सकेगा, ये जंग जो है खत्म हो सकेगी। परेशानी यूक्रेन में भी बहुत है, जिनको बेतहाशा पैसा दिया गया, जहां 5 से 6 लाख लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। वहां ये परेशानी है कि नया अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो यूक्रेन को कैसे डील करेगा। परेशानी यूरोप के हर मुल्क में है, जर्मनी में परेशानी है, इलॉन मस्क ने जिस किस्म की पोजीशन ली हुई है, बरतानिया में परेशानी है, यूरोप के हर मुल्क में इस वक्त जो है वो परेशानी पाई जाती है। इसी तरह से जाहिर है कि हिंदुस्तान भी इसको देख रहा है और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वालों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की जो तकदीर है उसमें को बहुत बड़ी तब्दीली ले आएंगे। इसी तरह पाकिस्तान के जनरल साहिबान जो हैं और GHQ है उनको बड़ी एंग्जाइटी और परेशानी है। लेकिन लोग बहुत ये समझते हैं कि शायद इमरान खान से या जाती तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत हमदर्दी है या कोई कर्ज उन्होंने चुकाना है। असल हकीकत ये नहीं है। असल में जिस वजह से जनरल साहिबान को और GHQ को परेशान होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि असल में वो इसी वजह से परेशान है, वो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम का वर्ल्ड व्यू है जिसमें वो अमेरिका की डीप स्टेट, उसके रिलेशनशिप, उसका जो एक पर्सपेक्टिव है दुनिया में, उसके वो शदीद खिलाफ है। अब ये एक ऐसी चीज है जिसकी मैंने बात तो बहुत दफा की है, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा एक कुछ आपको शॉर्ट्स सुनाऊंगा प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर के या जेफरी सैक के, और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर की जो डिबेट दुनिया को इफेक्ट करती है उसकी दर हकीकत जो है वो नेचर है क्या। एक तरफ अमेरिकन आइडियलिज्म है, दूसरी तरफ अमेरिकन रियलिज्म है, जिसको रियल पॉलिटिक कहते हैं या जिसको रियलिज्म कहते हैं, वो है। तो मैं उसके हवाले से बात करूंगा, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि अंग्रेजी में मुहावरा है चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले चलते हैं सलमान अकरम राजा साहब की जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। गुज़िश्ता 24 घंटों की ये ग़ालिबन सबसे अहम मेरे नज़दीक डेवलपमेंट थी। बहुत ही इफेक्टिव, बड़ी मौसर, बड़ी आर्टिकुलेटेड, वेल एक्सप्लेन करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सलमान अकरम राजा साहब के अंदर वो एक पुरानी खुद एहतमादी देखने में आई जो उनका हमेशा से उनकी शख्सियत का हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने
ताबड़तोड़ हमले करके अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसकी उन्होंने धिजियां उड़ा दी। मतलब कम से कम मुझे ये लगा कि उन्होंने धिजियां उड़ा दी। ये और बात है कि पीएमएलएन की जो सोशल मीडिया टीम है वो इससे एग्री नहीं कर रही। लेकिन मजे की बात यह है कि सलमान अकरम डारा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी तमाम तर जो रिलायंस है वो पाकिस्तानी ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अहमद नूरानी की वीलॉग के ऊपर बेस करती है, जिसकी उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ भी की जो एक दिन पहले अहमद नूरानी ने किया। अहमद नूरानी ने इस हवाले से बहुत से ट्वीट्स भी किए, उसके बहुत से टुकड़े भी उन्होंने शेयर किए। उनका यूट्यूब का ये वीलॉग है। खुद सलमान अकरम डारा साहब ने भी गुज़िश्ता 24 घंटे में मेरा ख्याल है अगर 2 दर्जन नहीं तो कम से कम 10, 15, 20 उन्होंने इसके हवाले से डिटेल ट्वीट्स किए हैं सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के लिए। अब अहमद नूरानी ने इंग्लैंड एंड वेल्स का वो फैसला हासिल कर लिया जहां एनसीए और उसके मलिक रियाज के अली मलिक जो मलिक रियाज साहब के साहिबजादे हैं उनके दरमियान जो एग्रीमेंट होता है, फिर बरतानवी कोर्ट जो है यूके, इंग्लैंड एंड वेल्स की, उसके हवाले से क्या डिसीजन करती है। अहमद नूरानी ने वहां पर यह साबित किया कि बुनियादी तौर पे और फिर उसको फिर सलमान अकरम डारा साहब ने उसी चीज को कोट किया कि बरतानवी कोर्ट ये फैसला कर चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ही मलिक रियाज साहब के पैसे जाएंगे। वो डायरेक्टली वहां गए, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भेजना या स्टेट को भेजने का फैसला कभी भी नहीं हुआ था। ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेन की और मैं समझता हूं अगर किसी ने वाकई इसको समझना हो तो उसको वहां से समझ आ जाती है कि असल में क्या हुआ। और ये कि सलमान अकरम साहब ने एक्सप्लेन किया कि कैबिनेट के सामने जो सील्ड लिफाफा आया था उससे पहले ही, वो तो लिफाफा कहीं दिसंबर में आया था अप्रूवल के लिए, जो भी सील्ड एनवेलप था, उससे पहले ही 100 मिलियन पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में बरतानिया से शिफ्ट हो गए। इस 3 दिसंबर की काबीना की मीटिंग से पहले 29 नवंबर को 100 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे। तो फिर कैबिनेट के सामने वो सील लिफाफा एनवेलप किस लिए आया था? वहां पे सलमान अकरम साहब का कहना है कि वो सिर्फ इसलिए आया था कि एनसीए और अली मलिक या मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान जो एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट हुआ था उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये गारंटी किया कि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा। ये बात क्लियर होती भी है लेकिन थोड़ी सी फिर भी हजम नहीं होती, और मतलब इसको जो ना हजम ना करना चाहे उसको ज़ाहिर है इसमें खासा प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन मैं उसकी अभी तफसीलात में नहीं जाता। मैंने एक इंटरव्यू किया था जो आप में से बहुत से लोगों ने देखा है, मेरे ख्याल 1.5 लाख लोग उसको देख चुके हैं। बहुत डिटेल इंटरव्यू था लतीफ खोसा साहब के साथ। उसके अंदर हमने बहुत तफसील से इसको डिस्कस किया था। वहां लतीफ खोसा साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का इंकशाफ किया, ये इल्जाम लगाया कि दर हकीकत कैबिनेट के इस अप्रूवल की किसी भी तरह से कोई जरूरत थी ही नहीं, और बैरिस्टर शहजाद ने अपनी और हुकूमत की कार्रवाई दिखाने के लिए कि हम 190 मिलियन पाउंड जो है वो बरतानिया से पाकिस्तान में ले आए हैं, रेमिटेंस आ गई है, एक तरह की सरमाया आ गया है कैश स्ट्रैप कंट्री में, तो वो परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, शो मारने के लिए बेसिकली तौर पे बैरिस्टर शहजाद जो हैं इसको कैबिनेट के सामने ले गए थे। अदरवाइज ये कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज ब्रिटिश कोर्ट स्ट्रेट अवे पैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर ही भेज रही थी, वो कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो नहीं भेज रही थी। तो ये अब क्वेश्चन ये बनता है कि पीटीआई की जो टीम है उसको अल्टीमेटली अहमद नूरानी के ऊपर ही क्यों डिपेंड करना पड़ गया? आखिर पिछले 1 साल, 1.25 साल, 2 साल से जब से ये केस मंजर आम पे है, इसकी तैयारी हो रही थी, क्या वजह है कि इंग्लैंड एंड वेल्स का ये जो कोर्ट का डिसीजन था इसे अहमद नूरानी तो हासिल कर सके, ये उन्हें किसी ने दे दिया, लेकिन ये डिसीजन खुद सलमान अकरम डारा साहब और उनकी टीम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास नहीं पहुंच सका। आप में से जिन लोगों ने लतीफ खोसा का इंटरव्यू देखा है, आपने उसमें एक चीज नोट की होगी कि लतीफ खोसा साहब ने उसमें यह भी बताया कि आखिरकार तो वो जो सो कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट था एनसीए का और मलिक रियाज की फैमिली का, वो तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पब्लिक कर दिया और उसमें से कोई ऐसी चीज सेंसेशनल निकली नहीं जितनी कि उसकी खप थी। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसी प्रेस टॉक में सलमान अकरम डारा साहब ने बहुत स्पिरिटेड तरीके से उन्होंने ये असर्ट किया कि हम 1-2 दिन के अंदर अंदर पिटीशन जो है अपनी अपील मूव करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और हमें बहुत जल्दी यहां से रिलीफ मिलेगी। बुशरा बीबी के हवाले से उनकी पोजीशन ये थी कि उनको तो बिल्कुल नाहक निशाना बनाया गया है, बिल्कुल जाहिर है कि वो ना कैबिनेट की मेंबर थी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा है, उनका डिसीजन मेकिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को टॉर्चर करने के लिए उनको निशाना बनाया गया। और सलमान अकरम डारा साहब ने एक्सप्लेन किया कि बुशरा जो है वो तो कहीं मई 2021 में उसकी ट्रस्टी बनी है और ट्रस्ट पहले रजिस्टर नहीं हो सका था बिकॉज ऑफ लीगल कॉम्प्लिकेशन, वो भी उन्होंने सारा जो है बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब मसला यह है कि मैं तो चूंकि सिंपैथेटिक हूं इस पूरी चीज से, तो मैं इस पूरी की पूरी जिस तरह से ये एक्सप्लेन किया है सलमान अकरम डारा साहब ने, ये अहमद नूरानी ने, मैं उसको आसानी से मेरा जहन उसे कबूल कर लेता है। लेकिन मैंने पीएमएलएन के जो लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पे, उनके भी मैंने ट्वीट्स बहुत गौर से देखे हैं, वो इस सारी चीज को बिल्कुल भी सीरियसली लेने को तैयार नहीं है और वो इस हवाले से
خاص سے تیکھے قسم کے کوشچن بھی اٹھاتے ہیں, انہیں بھی دیکھ لینا چاہیے. لیکن موونگ فارورڈ ایٹ دس پوائنٹ, اینالسٹ جتنے بھی ہیں میری جن سے بات ہوئی ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں صورتحال کو, ان کو خاصی امید ہے کہ سلمان اکرم راجا کی اس پریس کانفرنس اور احمد نورانی نے جس طرح سے یہ ڈیمولش کیا ہے پروسیکیوشن کے کیس کو, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو اپیل ہے وہ خاصی افیکٹو ہوگی, اور 4 سے 6 ہفتوں میں بیل میں عمران خان اور بشرا بی بی, ہو سکتا ہے بشرا بی بی کو پہلے رہائی مل جائے, یہ دونوں کو اکٹھی ملے, تو انہیں بیل پہ باہر نکلتے اینالسٹ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید لیگلی ہوگا. میری ذاتی رائے ہے کہ یہ قانون کی اسٹرینتھ سے نہیں ہونے لگا, یہ ظاہر ہے کسی پولیٹیکل پروسیس, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ, اس کو کچھ بھی لفظ آپ کہہ دیں, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور اس کو ایک عدالت کا کور ملے گا, اور اسی طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں گی. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ دیکھیں. ایک ہیڈ لائن, ایک ٹکر, ایک سلائیڈ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ چل رہی ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس جناب معزز یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں, ہی از ان شاک. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو مسنگ پرسنز کی جو تفصیلات میں نے دیکھی ہیں اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس جو خود بہت عرصے سے سپریم کورٹ کا حصہ ہیں, اور سپریم کورٹ پاکستان عرصہ دراز پتہ نہیں کتنے برسوں سے یہ مسنگ پرسنز کے کیس سن رہی ہے, انہیں اب پتہ چلا ہے کہ مسنگ پرسنز کے کیس جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں مسنگ ہیں. مجھے جس چیز نے ہلا کے رکھ دیا ہے اور شاک کیا ہے وہ ڈیولپمنٹ اور نیوز آئٹم ہے جہاں میں دیکھتا ہوں کہ سینئر موسٹ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں منصور علی شاہ صاحب اینڈ جسٹس عائشہ ملک, وہ ایک بینچ کی سماعت کر رہے ہیں. وہاں پر ایشو اٹھتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا اور اس کی سماعت کا, اس کے بینچ کا. اچھا ذہن میں رکھیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں, بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بننا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے 26ویں آئینی ترمیم کو, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. تو سڈنلی وہاں پر وہ کہتے ہیں کیا ہوا اس کیس کا. ڈپٹی رجسٹرار کو بلایا جاتا ہے, ڈپٹی رجسٹرار اپنا ریکارڈ لے کر آتے ہیں اور وہ منصور علی شاہ صاحب کو یہ بتاتے ہیں کہ سر وہ ججز کی کمیٹی میں اس کا فیصلہ ہو گیا ہے, اور ججز کی کمیٹی کے فیصلے کے بعد اب 26 جنوری کو ایک آئینی بینچ کے سامنے, یعنی امین الدین صاحب کے سامنے یہ کیس جو ہے, یعنی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا, وہ وہاں لگ رہا ہے. اس پہ منصور علی شاہ صاحب, شاکنگ چیز میرے لیے زیادہ یہ ہے, منصور علی شاہ صاحب ہکا بھکا رہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس سے کہتے ہیں یہ کیس ڈیسائیڈ ہو گیا ہے فار 27 جنوری. اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جن کو اچانک مسنگ پرسنز کے انسانی حقوق کا خیال آیا ہے, وہ جب تک اپنے فیلو ججز کے انسانی حقوق جو ہے وہ آپ پورے نہیں کریں گے, مسنگ پرسنز کے جو دور ہیں بلوچستان میں, ان کے حقوق کا بھلا کیسے پورے کر سکیں گے. اب ایک تیسری بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ دیکھ لیں کہ گوادر ایئرپورٹ جو چائنا کی مدد سے بنایا گیا ہے, جو کہا جاتا ہے کہ جب فلی آپریشنل ہو جائے گا تو پاکستان کا یہ شاید پوری دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا ان ٹرمز آف دی پیسنجر کیرنگ ایبلٹی. پتہ نہیں میں نے کوئی ایسی بات سنی تھی, کہیں لکھا ہوا تھا کسی نے. وہاں پہلی PIA کی کمرشل فلائٹ 20 جنوری 2025 کو لینڈ کر گئی ہے, کراچی سے اڑی تھی, 40 اس میں لوگ تھے. اب یہ ایئرپورٹ جو ہے وہ چین کی مدد سے بنایا جا رہا ہے, اور آج امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی حلف برداری بھی ہے. اب ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ فلائٹ جو ہے اس نے 20 جنوری کو ہی کیوں لینڈ کیا ہے گوادر کے ایئرپورٹ پہ, اس نے 15 کو کیوں نہیں لینڈ کیا, 5 جنوری کو کیوں نہیں لینڈ کیا, اس نے 25 جنوری کو کیوں نہیں لینڈ کیا, یہ فروری میں کیوں نہیں ہو گیا, آج ہی کے دن میں اس کی آپریشنل کیپیبلٹی کی ہیڈ لائن جو ہے وہ لگی ہے. کیا یہاں سے ایک میسج دیا جا رہا ہے نئی آنے والی امریکن ایڈمنسٹریشن کو وایا سینٹ کام اینڈ CIA کہ جناب ہمارے پاس ایک چائنیز آپشن بھی؟ یہ سوال ہے جو میں آپ سب کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب 20 جنوری کو ہر طرف سے بڑی غیر متوقع قسم کی خبریں آ رہی ہیں. افغانستان کے ڈیپٹی فارن منسٹر جناب عباس ستانکزئی نے اچانک تقریر کرتے ہوئے یہ فرما دیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو بچیوں کی, لڑکیوں کی تعلیم کو, اسکول کالج کو اگنور کیا جا رہا ہے, یہ بالکل ایک ناقابل برداشت قسم کی صورتحال ہے. 40 ملین کی آبادی میں سے, یعنی 4 کروڑ کی آبادی میں سے ہم نے 20 ملین, 2 کروڑ کی جو آبادی ہے اس کو ہم نے اس بنیادی سہولت سے, ضرورت سے, اس کی بنیادی جو انسانی حقوق ہے اس سے ہم نے محروم کر دیا. یہ صورتحال نہیں چلے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عباس ستانکزئی جو ہیں وہ دوحہ پروسیس یا دوحہ گروپ والے جو طالبان تھے جو دوحہ میں نیگوشیٹ کرتے تھے اس کا حصہ ہے, اور اس لحاظ سے ان کو ایک فارورڈ گروپ کا یا ایک ماڈریٹ گروپ کا, ماڈرنائزنگ انفلوئنس کا ان کو حصہ سمجھا جاتا ہے. لیکن 20 جنوری 2025 سے پہلے اس قسم کی کوئی پوزیشن عباس ستانکزئی نے بھی نہیں لی. یہ بھی کوئی ایک ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں ظاہر ہے کہ افغان طالبان کو بھی اپنی تھوڑی سی پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ ان کی ریکگنیشن نہیں ہوئی ہے, ایک امریکہ میں نئی حکومت آ گئی ہے. اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھیں اور سمجھیں. اب آئیں ڈونلڈ ٹرمپ, عمران خان, ریجیم چینج آپریشن, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف.
شروع میں تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو یہ دوں کہ میں تقریباً 3 سال سے اس یوٹیوب چینل کے اوپر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت اس لیے نہیں ہٹی کہ انٹرنل ڈائنامکس کوئی ایسے تھے کہ عمران خان کو لے کر آئے تھے جو کہانی بنائی گئی تو عمران خان نکمہ نکلا، اکانومی کو ٹھیک مینج نہ کر سکا، پیرنی جادو ٹونے کرتی رہی، جنرل باجوہ بڑے ناراض تھے، فوج بڑی ڈس اپوائنٹڈ تھی، عثمان بزدار کو لگا دیا۔ ٹھیک ہے، عمران خان کی حکومت کی بہت سی کمزوریاں تھیں، بہت سے فیلیئرز تھے، لیکن ہر گورنمنٹ کے دنیا میں کہیں پر بھی اپنے فیلیئرز ہوتے ہیں۔ یہ وجوہات نہیں تھیں عمران خان کی حکومت کے ہٹا دیے جانے کے۔ ایز پر مائی انالیسس اس کی وجوہات صرف اور صرف ریجنل ڈائنامکس کی تھیں، دا ڈائنامکس بٹوین انڈیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا اینڈ پاکستان۔ اب جب ہم ایک نئی بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو لوگ ابھی بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ، کہ عمران خان سے شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو ذاتی طور پہ کو بہت ہمدردی ہے، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ بھی ذرا وکری ٹائپ کے ہیں، عمران خان بھی وکری ٹائپ کے ہیں، وہ بھی پرنسپلڈ ہیں، یہ بھی پرنسپلڈ ہیں، وہ بھی منہ پھٹ ہے، یہ بھی منہ پھٹ ہے، جو تو یہ آپس میں کوئی ان کا اس طرح کا ریلیشن شپ ہے، یا یہ کہ ریپبلکنس کو پاکستانیوں کا کوئی بہت زیادہ قرض چکانا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی قرض جو ہے واپس کرنا ہے عمران خان کا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے، اور جس چیز کے حوالے سے پاکستان کے جی ایچ کیو، یہ جنرل صاحبان کو پریشان ہونا بھی چاہیے، اور شاید ہوں گے بھی وہ اس وقت پریشان، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا جو ورلڈ ویو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے پچھلی ایڈمنسٹریشن سے۔ اور ابھی 2 دن پہلے جو دنیا کی خبر رسائی ایجنسی روئٹرز ہے، اس میں ایک سٹوری چھپی، سٹوریز تو بہت سی چھپی ہیں اس سے ملتی جلتی، لیکن یہ سٹوری جو ہے یہ بتاتی ہے، جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں، کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم ڈیپ اسٹیٹ کو ڈسمینٹل کرنے اور کنٹرول کرنے کا ایک پورا پلان بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا، اگر آپ امریکہ کے اندر جان مرشائمر، جیفری سیک وغیرہ کے انٹرویوز اور ان کی ڈسکشن اور پوڈ کاسٹ دیکھیں تو وہاں سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی، جان مرشائمر یہ کہتے ہیں کہ 2017 اور 2021 کے درمیان میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے، اس کی فارن پالیسی اور ریجنل جو ڈائنامکس ہیں اس کے اسٹریٹجک، ان کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب نہیں ہوئے۔ جان مرشائمر کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن روئٹر کی یہ سٹوری آپ کو بتاتی ہے کہ کیسے ایک اسکیجول ایف، ایک ڈرافٹ ایف بنایا گیا ہے، اسکیجول ایف کا ڈرافٹ ہے، جس میں 50,000 فیڈرل امپلائیز جو ہیں ان کی نوکریوں کو، جو سیکیورٹیز ہیں انہیں ختم کر کے ان کی نوکریاں بھی ختم کی جا سکتی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا پلان یہ ہے کہ ان کی جگہ وہ اپنے پولیٹیکل اپوائنٹیز کو لے کر آئیں گے۔ ویسے بھی جب ایک امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے تو انڈر دا سسٹم آف اسپوائلز وہ 20 سے 24,000 لوگوں کی ٹیم لے کے آتا ہے، یعنی پورا ڈھانچہ جو ہے امریکہ کی فیڈرل گورنمنٹ کا بدل دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ریشفل کرنے والے ہیں، اور وہ غالباً شاید 50 سے 70,000 نئے لوگوں کو فیڈرل گورنمنٹ میں لے کر آئیں گے اور باقی لوگوں کو وہاں سے نکال کے باہر کریں گے۔ فار انسٹنس بہت زیادہ سینئر جو ڈپلومیٹس ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان کو پرائیویٹلی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمیں آپ کی ریزگنیشن 20 تاریخ کو چاہیے، فوری طور پہ ریزگنیشن دے دیں۔ اسی قسم کی چیز CIA کے ساتھ کی جائے گی، اسی قسم کی چیز ہو سکتا ہے سینٹ کام کے ساتھ، پینٹاگون کے ساتھ کی جائے، تو پورا کا پورا ایک ڈھانچہ جو ہے وہ بدل دیا جائے گا۔ یہ ان کا ایک پورا ایک ویو ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کو کنٹرول کر سکیں گے؟ یہ بڑا بنیادی فنڈامنٹل سوال ہے، اور اسی سوال کے اندر پاکستان کی جو فیوچر پولیٹیکل ڈائریکشن ہے اس کا بھی اسی سے تعلق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ویسے تو اس پہ سینکڑوں ہزاروں رائٹنگز ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا ایک فارمولا دیتا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے 2 امریکہ کے ماہر ناز بریلینٹ پروفیسرز ہیں۔ ایک ہیں پروفیسر جان مرشائمر جو کہ یونیورسٹی آف شکاگو میں پڑھاتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ دوسرے ہیں پروفیسر جیفری سیک جو کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ دونوں کا بالکل ڈفرینٹ ورلڈ ویو ہے، یہ دونوں امریکہ کے 2 ڈفرینٹ ورلڈ ویوز ہیں۔ جان مرشائمر ایک جرمن اوریجن کے ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ ہیں۔ پروفیسر جیفری سیک جو ہیں وہ ایک امریکن جو ہیں، بہت لبرل ہیں، دونوں لبرل ہیں، اور دونوں کو امریکہ کی پاور، امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کو دونوں اسٹڈی کرتے ہیں، اور دونوں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا کیا مستقبل ہوگا۔ جان مرشائمر ایک ریئلسٹ ہیں، جیفری سیک جو ہیں وہ ایک ہیومینسٹ ہیں، انٹرنیشنلسٹ ہیں، جو انٹرنیشنل کوآپریشن کے اندر بلیو کرتے ہیں۔ جان مرشائمر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا انارکسٹ ہے، خوفناک جگہ ہے، ریاست کو اپنے آپ کا تحفظ کرنا ہے۔ جیفری سیک کا خیال ہے کہ ریاست، دنیا کی تمام ڈفرینٹ ریاستیں کوآپریٹ کر کے ایک بہتر دنیا کی تشکیل کر سکتی ہیں۔ انہیں
ये दोनों एक दूसरे के वर्क्स को भी बहुत पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं। 2024 में इनका आपस में बहुत इंटरेक्शन हुआ। फॉर इंस्टेंस नवंबर 2024 में बर्तानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो कैम्ब्रिज यूनियन थी उसने इन दोनों को बुलाया, दोनों ने वहां पे लेक्चर दिए, वो भी आपको देखने चाहिए। अगर आप जॉन मर्शैमर कैम्ब्रिज यूनियन लिखेंगे, अगर आप जेफरी सैक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लिखेंगे, यूनियन कैम्ब्रिज यूनियन लिखेंगे, तो आपको इनके वहां पे लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। एक बहुत ही इनका इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसकी मैं आपको झलकियां दिखाना चाहता हूं। ये सितंबर 2024 में कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में एक पॉडकास्ट डिबेट है, एक ग्रुप है, एक थिंक टैंक है एक तरह का, जिसको कहते हैं ऑल इन पॉडकास्ट। तो ऑल इन पॉडकास्ट में 4 डिस्कशन हैं, 2 ये प्रोफेसर्स हैं, जहां एक डिबेट होती है इन दोनों के दरमियान। उसका मैं 2 एक्सट्रैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं। पहला एक्सट्रैक्ट मैं अगर उर्दू में आपको बता दूं, जिसमें जॉन मर्शैमर जो हैं वो अपनी ऑडियंस को और जेफरी सैक को ये कहते हैं कि अमेरिका किसी भी सूरत दुनिया में किसी और हेजमन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी एक सल्तनत में 2 सुल्तान, एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। और फिर वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि 20वीं सदी में 4 पोटेंशियल ऐसे हेजमन थे, ऐसी ताकतें इमर्ज कर रही थी। इंपीरियल जर्मनी, उसके बाद नाजी जर्मनी हिटलर का, पहले इंपीरियल जापान, फिर सोवियत यूनियन। इन 4 ऐसी ताकतें थी जिनका जो उभर रही थी, और अमेरिका ने सबका सफाया कर दिया और सबको खत्म कर दिया। अमेरिका किसी को बर्दाश्त नहीं करता। ये टुकड़ा सुन लें। We do not tolerate peer competitors. We do not want another regional hegemon on the planet. In the 20th century, there were 4 countries that threatened to become regional hegemons like us: Imperial Germany, Imperial Japan, Nazi Germany, and the Soviet Union. The United States played a key role in putting all 4 of those countries on the scrap heap of history. We want to remain the only regional hegemon in the world. We are a ruthless great power. Never want to lose sight of that fact. And the end result of this is you get an intense security competition between China and इन दोनों प्रोफेसर्स में जो ऑपोजिट पोल्स हैं अमेरिकन थॉट के, थिंकिंग के, इनमें बहुत सी चीजों पे एग्रीमेंट है। दोनों मानते हैं कि नेतन्याहू ने, इसराइल ने जीनोसाइड किया है। दोनों ये समझते हैं कि हमें मशरक़ वस्ता की जंगों से निकल जाना चाहिए। दोनों ये समझते हैं कि यूक्रेन की जंग गलत हो रही है। दोनों ये चाहते हैं कि रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जेफरी सैक का ख्याल है कि चीन अपने हेमिस्फीयर में रह सकता है, हमारे उसके दरम्यान में समुंदर हायल है, हम कोऑपरेट कर सकते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर जॉन मर्शैमर का ये आर्गुमेंट है कि हम चीन को उसके हेमिस्फीयर में, यानी ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया में डोमिनेंट होने की इजाजत नहीं दे सकते। और उनका आर्गुमेंट ये है कि हम जो पूरी दुनिया में चौधराहट करते हैं, वी रोम अराउंड इन द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में जाके जो हुक्म अपना सादर करते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया को, वो हम क्यों करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें अपना जो हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जहां हमारे ऊपर कनाडा है, नीचे हमारे लातीनी अमेरिका है, यहां इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका को किसी भी किस्म का कोई चैलेंज नहीं है। अगर हमने चीन को ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के अंदर कंफर्टेबल होने दिया, अगर चीन वहां पे मुस्तहकम हो गया, तो फिर चीन भी वहां से निकल के रोम अराउंड करेगा दुनिया में, चीन हमारी तरफ आएगा, चीन एक बड़ी ताकत बन जाएगा। बेसिक पैराडाइम क्या है कि आपने किसी भी ताकत, कोई भी ताकत जो है वो सुपर पावर तब बनती है जब वो पहले एक रीजनल पावर बनती है। अमेरिका का गोल क्या है? पेंटागन का, सेंटकॉम का, CIA का, पूरी की पूरी स्टैब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का, कि चीन को आपने एक रीजनल हेजमन, एक रीजनल पावर नहीं बनने देना। अब इसमें पाकिस्तान कहां फिट होता है? इसलिए कि पाकिस्तान वाहिद कंट्री है चीन के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जिसमें चीन ने तकरीबन 70 बरस की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने आप को सिक्योर करने के लिए। अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पाकिस्तान की स्पेस चीन से छीन लेते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बेहतर ताल्लुकात पैदा कर देते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बढ़ा देते हैं, चीन को उसमें से निकाल देते हैं, तो चीन किसी भी सूरत में रीजनल पावर या रीजनल हेजमन जो है वो नहीं बन सकता। अब बहुत से लोग बात करते हैं नहीं, चीन अफगानिस्तान से इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। इट्स नॉट ऑल दैट इजी। ये प्लान बड़ा मुकम्मल और बड़ा कंप्लीट है। ये टुकड़ा भी सुन लें। Jeff, what about Right, the energy? Hold on, let's let John respond to this. just very quickly, most of you have probably never asked yourself the question, why is the United States roaming all over the planet, interfering in every country's business? It's in part because it's so powerful, but it's also because it's a regional hegemon, which means we have no threats in the Western Hemisphere, so we are free to roam.
The great danger, Jeff, if China becomes a regional hegemon and doesn't have to worry about security Then they concerns, behave like us. Yeah. then they behave like us. Can't That's we do exactly better? right. But my point to you, Jeff, is let's prevent that from happening by preventing them from becoming a regional hegemon. We don't want them to have freedom to roam. You were talking about them putting military bases in Mexico. Yeah. That's our great fear. It's not my great fear. अब जहन में ख्याल रखिए कि मेरा आपको बता देना जो है ना, ये टॉप बॉटम डिस्कोर्स है एंड इट मींस नथिंग. ये बड़ा जरूरी है कि आप इन दोनों प्रोफेसर्स की, जॉन बर्शहाइमर की और जेफरी सैक की डिबेट्स को खुद से देखें. खास करके सितंबर 2024 की जो एलए की डिबेट है ऑल इन की, इसको खुद से देखें, तब आपको इसकी बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी. प्रोफेसर जेफरी सैक बहुत सी दफा कहता है अपनी डिबेट्स के दरमियान में कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है रूस का, वो ये कहता है हर अमरीकी सदर को हम ब्रीफ करते हैं, हर अमरीकी सदर के साथ हमारी अच्छी इक्वेशन बनती है. देन मेन इन डार्क सूट्स एंड ब्लू टाइज, यानी CIA एंड डीप स्टेट, मेन इन डार्क सूट्स एंड ब्लू टाइज, दे कम, और वो आके अमेरिकन सदर को ये बताते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, दुनिया इस तरह से नहीं चल सकती, दुनिया इस तरह से चलेगी. अब यहाँ पे सवाल ये है कि यही चीज अभी CIA ने करनी है. प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने आके बताना है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के जनरल्स एंड GHQ हमारे से कोऑपरेट कर रहे हैं. चीन का CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमने बाय एंड लार्ज बंद करा दिया है. हिंदुस्तान के साथ इनका झगड़ा हमने खत्म करा दिया है. ये हमारे से कोऑपरेट कर रहे हैं. मिस्टर प्रेसिडेंट, वी नीड टू सपोर्ट देम. यही चीज उनको बाय एंड लार्ज MBS ने भी कहनी है. फिर क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना एक डीप स्टेट के खिलाफ काउंटर स्ट्रेटेजिक व्यू है, वो कितना स्ट्रांग है और वो कितना प्रिवेल करता है. अगर उनका प्रिवेल करता है, अभी तक वो लग रहा है कि वो अपना व्यू जो है वो उसको धक्का मार के फोर्स कर रहे हैं पूरे के पूरे इंतजामी ढांचे के ऊपर. अगर डोनाल्ड ट्रंप का व्यू प्रिवेल करेगा तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी. अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा तब्दीली आते हुए नजर नहीं आ रही मुझे. अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है.